आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और स्काइप पे हैं मुबशिर ज़ैदी। पिछले हफ्ते बहुत सारी ख़बरें ज़ाहिर आती हैं रोज़ाना, लेकिन एक ख़बर छाई रही मीडिया पे। रहीम यार ख़ान की तहसील सादकाबाद का इलाक़ा है भुंग शरीफ। वहाँ हनुमान मंदिर जो था उसको कुछ शरपसंदों ने उसमें घुस के तोड़ फोड़ की और वहाँ जो हिंदू थे रहने वाले 70 के करीब फैमिलीज़ वो घबरा के भाग गई, कारोबार वगैरह बंद हो गया। इस हंगामे का सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोट किया, वज़ीर आज़म ने ट्वीट की और ख़ुसूसी हिदायत जारी की पंजाब पुलिस को। वज़ीर आला पंजाब भी हरकत में आ गए, गिरफ़्तारियाँ हुई और फिर दिन रात लगा के हनुमान मंदिर की मुरम्मत कर दी गई। पूजा के लिए नई मूर्तियाँ नस्ब की गई। खुसूसी इबादत जिसे हवन कहा जाता है वो हुआ। वज़ीर आज़म के जो मुशीर बराए अक़लियती उमूर है रमेश कुमार वेंकवानी, वो भी शरीक हुए और दीगर आला सरकारी अहलकार भी। ये सिर्फ हमारे साथ इस वक्त हैं इरफान मलिक, डॉन के नामानिगार रहीम यार ख़ान के। इरफान, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी खान साहब, आपकी आवाज़ अच्छा, बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो ये जो है दोबारा इबादत वगैरह शुरू हुई मंदिर की ठीक ठाक करने के बाद, तो ये सरकारी जो कारकर्दगी है, मकामी आबादी जो है उसे किस तरह से देख रही है, सराह रही है, या अभी भी निचली सतह पे कशीदगी है? क्या हालात हैं वहाँ? जी खान साहब, आज जो है वो जो हिंदू कौंसल है और एमएनए भी हैं अक़लियती अमूर के, डॉक्टर रमेश कुमार वानी, वो स्पेशली वहाँ पे तशरीफ लाए थे। आज वहाँ पे एक मंदिर के अंदर ही, उसकी चार दीवारी के अंदर एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसको कौमी जो अक़लियती दिन है उसके हवाले से उसको मनाया गया। वहाँ पे हिंदू बरादरी समेत बाकी इंतज़ामिया के अफसरान और मुसलमान उलमाए कराम की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद थी। वहाँ पे मेन जो एड्रेस था वो डॉक्टर रमेश का ही था। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की और उसमें कहा कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हिंदू बरादरी जो है, और इधर ही रहते आए हैं, रह रहे हैं और रहेंगे। उसमें उन्होंने जो लोग वहाँ से खौफ की वजह से नकल मकानी करते थे, उनको भी पैगाम दिया कि वो वापस आ जाएं, बल्कि वापस आ भी गए हैं और यही इनका घर है, इधर ही वो रहेंगे। जी खान साहब। जी अच्छा, इरफान भाई, जहाँ तक उस बच्चे का सवाल है, कल भी मुबशिर इसी पर बात कर रहे थे, आपसे भी मैं थोड़ा अपडेट लेना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर बाकायदा पर्चा किया गया था। अब उसको रिहा तो किया गया है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि उस पर्चे का स्टेटस इस वक्त क्या है? उसको वापस लिया गया है या नहीं? जी, मेरी डीपीओ रहीम यार ख़ान असद सरफराज साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा जी कि वो पर्चा भी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी जो फोरेंसिक पोजीशन सारी देखते हुए उसके बाद ही हम उसके बारे में अगला कदम उठाएंगे, भी वो खारिज किया जाता है या कि उसको अभी उसकी मजीद उस पर्चे की बिना पे तहकीक होती है। लेकिन आज डॉक्टर रमेश ने कहा कि वो चूंकि माइनर के खिलाफ एक पर्चा था जो कि नहीं होना चाहिए था, अगर वो पुलिस ने तफ्तीश करने के लिए कर भी लिया है तो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल की कि वो सी क्लास होके तो वो डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फहीम साहब, आपने ये इरफान साहब, आपने ये भी कहा कि वहाँ पर उलमाए कराम भी मौजूद थे, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, बदकिस्मती से मैं वो हमारे पास अभी है नहीं, है एक मौलाना साहब इब्तिसाम अली, इब्तिसाम इलाही ज़हीर, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे थे, वो काफ़ी वो गुस्से में थे और कह रहे थे कि जी अगर एक बच्चा आया है, ठीक है, छोटा सा 8 साल का, आपके मस्जिद या मदरसे में दाखिल हुआ है,
जो भी उसने किया है आप उसको बिठाएं, आप उसका ख्याल रखें, आप उसको पानी पिलाएं। ये आप किस तरह की दहशत, अब टेरराइज आप उसको क्यों कर रहे हैं? तो इरफान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो उलमा इकराम थे, और यकीनन आपकी कहीं से बात भी हुई होगी, इस पूरे वाक़े के ऊपर उनकी क्या राय थी? जी, मजमूई तौर पे जो उलमा कराम हैं, ख़ुसूसन जो है वो जो ज़िली अमन कमेटी के पहले तो वो इस जब ये वाक़या हुआ बच्चे का, उसको FIR हुई, अरेस्ट किया गया, उस वक्त तक तो जो है अमन कमेटी जो ज़िली है वो उसका कोई किरदार सामने नहीं आया। ठीक। लेकिन जब ये इसकी ज़मानत हुई और उसके बाद ये शरपसंदों की तरफ से जो है ये वाक़या आया, उसके बाद ज़िली अमन कमेटी हरकत में आई और सारे उलमा कराम भी और दीगर मज़हब के जो उसके अराकीन हैं वो भी हरकत में आए और उस पर बोले। सभी ने उसकी उस जो है वो मज़म्मत की है वाक़े की भी, ये जो तोड़ फोड़ का हुआ, और बच्चे के हवाले से भी उनका यही मौक़िफ़ था कि एक बच्चा है छोटा, तो उसको प्यार से समझाना चाहिए था। इस्लाम भी इसी चीज़ का दर्स देता है कि पहले तहम्मुल और बर्दाश्त से बात समझाई जाए। आज यही बात जो है वो डॉक्टर रमेश कुमार ने इस्लामिक जो है वो तालीमात हैं उनका हवाला देते हुए भी कही कि पहले बच्चे को उन जो मस्जिद या मदरसे के मुंतज़िम थे वो बात उनको प्यार से अगर समझाते तो ये मसला ना बनता। अच्छा, ये बताइए कि वो जो मुबशर कुछ पूछ लोग गिरफ्तार किए गए थे, कुछ शरपसंद, इस इल्ज़ाम में उनका चालान का क्या सूरत है या क्या सिलसिला है, किस तरह आगे बढ़ रहा है केस? जी, उसका ऐसे है कि उनका जो चूँकि जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है वो भावलपुर में है, तो पुलिस ज़राए के मुताबिक जो है वो तकरीबन कोई 100 से 110 के दरमियान जो हैं जो शरपसंद अनासर थे उनको वहाँ पे ले जाया गया है, उनको पेश भी किया गया है। आगे उनकी कार्रवाई भावलपुर में हो रही है। लेकिन आज डॉक्टर रमेश ने कहा जी कि 95 जो हैं वो शरपसंद अनासर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। वो उन्होंने तादाद जो है वो 95 बताई है। लेकिन उसके साथ एक बड़ी अहम बात थी। जी जी नहीं, बोलिए। ये अहम बात ये कि डॉक्टर रमेश कुमार ने उन्होंने कहा जी कि हम किसी भी बेगुनाह को गिरफ्तार करने के हक में नहीं हैं, एक चीज। दूसरी बात उन्होंने की कि अगर जितने भी ये शरपसंद अनासर हैं वो उनको अपने इस किए पे शर्मिंदगी होती है और वो इजहार करते हैं तो वो उनको माफ करने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है जी मुबशर। अच्छा इरफान, मुझे ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इस मंदिर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए जो तमाम खर्चा है वो उन्हीं लोगों से लिया जाए जिन्होंने इस मंदिर में तोड़ फोड़ की है, तो ऐसा कुछ हुआ या ये बस हुकूमत ने अपने पैसे लगा के रिवाइव कर दिया? और जी देखें जी, इस बारे में कल जो है वो ज़िली इंतज़ामिया जो उसमें उनका ये मौक़िफ़ सामने आया था कि उन्हीं जो शरपसंदों से ही पूरी जो है ना जी वो रकम वसूल करके तो इसकी जो है वो रेनोवेशन की जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी जल्दी में जो है वो सारा हुकूमत ने और खुद ही किए हैं इंतजाम, शायद बाद में वो वसूल कर लें उनसे, लेकिन अभी कोई ऐसी शक्ल नजर नहीं आ रही। इरफान मलिक, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। यहाँ वक्फा ले लें। और अब चलते हैं सिंध के पसमानदा तरीन अजला में से एक यानी थरपारकर। यहाँ सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी और हुकूमत सिंध की मुश्तरका इन्वेस्टमेंट से कोयला निकाला जाता है। ज़ाहिर उस प्रोजेक्ट में हज़ारों मज़दूर काम करते हैं। इन्हीं मज़दूरों में एक था दो भील। दो भील कई रोज़ पहले उस पर चोरी का शुबा ज़ाहिर किया गया और फिर जो कोल माइनिंग कंपनी है उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने, कहा जाता है कि लगभग 10 रोज़ तक उसे और कुछ और मज़दूरों को बंद किया। कंपनी के गार्ड्स ने उसे ज़बरदस्त किस्म के टॉर्चर का निशाना बनाया और फिर शदीद ज़ख्मी हालत में दो भील और 2 दीगर मज़दूरों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उन्हें सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद ले गई। दो भील मर गया
बाकी 2 ज़ख्मी मज़दूर पुलिस की तहवील में बताए जाते हैं। जब इस वाक़े की भनक इस्लामाबाद तक पहुँची तो वज़ारत इंसानी हुकूक़ की एक हक़ाइक़जू टीम ने पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लाल चंद माली MA ने उनकी क़यादत में इलाक़े का दौरा किया, रिकमेंडेशंस मुरतब की और सिफारिश की कि इलाक़े के SSP समेत मुतअद्दिद पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मज़दूर पुलिस के हवाले किए गए थे और फिर कंपनी की जानिब से और पुलिस की जानिब से इनके अहले खाना को कहा गया कि ज़बान बंद रखो वरना संगीन नताइज निकल सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित होता है कि दो भील के जिस्म पे 11 ज़ख्म हैं जो कुंद हथियारों से लगाए गए हैं। हक़ाइक़जू टीम ने GIT या जुडिशल कमीशन बनाने की भी सिफारिश की क्योंकि बकौल उसके फैमिलीज़ को सिंध पुलिस पे एतमाद नहीं है। वफ़द की रिपोर्ट के मुताबिक जो पुलिस अफसरान मकामी उन्हें बखूबी इल्म था कि एंग्रो में प्राइवेट गार्ड्स मज़दूरों पे तशद्दुद करते हैं। 4 जुलाई को इस वाक़े के ख़िलाफ़ एक एहतजाज भी हुआ, तकरीबन 200 अफराद का। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और कई पे इंसदाद दहशतगर्दी और PPC की दफ़ात लगा के कुछ गिरफ़्तारियाँ भी की। सिंध हुकूमत ने दो भील की फैमिली के एक अश्कशुई के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इस केस के IO ने दो भील और 8 दीगर मज़दूरों के ख़िलाफ़ कंपनी की जानिब से जो FIR कटवाई गई थी उसकी तनसीख की सिफारिश की है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना है कि FIR में नामज़द जो 9 मज़दूर थे उनमें से कोई भी चोरी में मुलव्विस नहीं था। दो भील अलबत्ता उनमें अब नहीं है। हमारे साथ हैं वहाँ मिट्टी के जाने माने सहाफ़ी खटाओ जानी। खटाओ, ये बताइए कि ये वाक़या कई दिन बाद सामने आया, आप लोगों की उक़ावी नज़रों से इतने दिन कैसे छुपा रहा? देखें हुसैन साहब, असल में बुनियादी तौर पे बात ये हुई थी कि जब ये वाक़या हुआ था तो एंग्रो के थरकोल ब्लॉक 2 में 10 दिन इन मजदूरों को उनके सिक्योरिटी गार्ड जो है वो वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, उन पे तशद्दुद कर रहे थे अपने टार्चर सेल में। जाहिर है वहाँ पे कैमराएं लगी हुई हैं, इतनी सिक्योरिटी सख्त है और 10 दिन मजदूरों को जब एक कोई मजदूर नहीं था, बहुत सारे उसमें मजदूर जो है उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया 3-4 मजदूरों को। उसमें जाहिर है एंग्रो की मैनेजमेंट को भी पता था, लेकिन 10 दिन जब उनकी मदनिंग हालत हो गई, उनको इतना मारा पीटा गया, उसके बाद जो है रोजाना कहते हैं कि SHO उनको देखने के लिए, और जब क्या कहा SHO उन्हें दोबारा बोले आप कह रहे हैं कि SHO उन्हें देखने के लिए जाता था जो लोग मजदूर कन्फाइंड थे? जी हाँ, बिल्कुल यही तो बात है जिस वजह से जो जांच ऑफिसर अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने उसमें SHO को भी नामजद किया है अपनी इन्वेस्टिगेशन का जो उन्होंने की थी वो उसमें उनको जवाबदार नामजद किया है। अब वो भी बेल पे जो है कोर्ट की बेल पे अभी जो है उनकी बेल हुई है। तो बेसिकली मसला ये है कि गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने उनके गुजरा ने वहाँ दो भील के इस वाक़े का नोटिस लिया। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के चेयरमैन ने नोटिस लिया, CM ने नोटिस लिया, उनकी वजारती कमेटी दो भील के गांव उनके घर पे पहुंची, उनके वर्षा के पास जो है ताज़ियत की और उनकी मुआवजे का 1 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया। ये सब बातें अपनी जगह पे, लेकिन असल जो बेसिक बात थी दो भील से इंसाफ और ये सारी चीजें होनी है और उनकी पेमेंट जो अनाउंस मुआवजे के लिए किया था गवर्नमेंट ने, सूबाई वजीर इम्तियाज शेख कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में पैसे आ गए हैं, लेकिन वो अभी तक उनको नहीं मिल पा रहे। अभी तक उनको नहीं मिल पा रहे। कद कलामी के लिए माजरत, यहाँ पर हमें एक वक्फा लेना है, उसके बाद इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं डोडो भील की मौत, बल्कि डोडो भील के कत्ल के बारे में, और हमारे साथ खटाव जानी साहब मौजूद हैं। सर एक बात बताएं, ये जो आप हमें अभी बता रहे हैं और ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है कि 10 दिन तक भील साहब और उनके साथियों को कन्फाइन किया गया, जिस को एक प्राइवेट टॉर्चर सेल में। उसके साथ फिर जाहिर है कि उस 9-10 दिन उन पर इतना तशद्दुद किया गया कि डोडो भील दम तोड़ गए, और एसएचओ बकायदा वहां आकर विजिट कर रहा है। जैसे मुझे लग रहा है कि उसने मतलब थाने को आउटसोर्स कर दिया है कि सर ये आपका सब जेल हमने इसको बना दिया है। वहां पर क्या ये मामूल है या ये कोई एक्सेप्शनल केस हमारे सामने आया है? देखिए, वही बात है कि जो उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी थी, और सिंध गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर है एंग्रो के बिलासपुर में थरकोल के ये प्रोजेक्ट में, तो उसकी जो एंग्रो की जो मैनेजमेंट है वो उनको जो है इसकी पूरी मामले की छानबीन करनी चाहिए थी कि जो वहाँ पे मैनेजमेंट बैठी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे टार्चर सेल बना के मजदूरों को तशद्दुद कर रहे हैं, और एक बंदा जो है उसने टार्चर के बाद जो मर गया है, बाकी की हालत खराब थी, अस्पताल में दाखिल है। तो इन पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, और जो इनकी एंग्रो की मैनेजमेंट के जो वहां पे साहब बैठते हैं उनसे भी जो है वो उसको भी खटाओ, बात ये नहीं है कि क्या होना चाहिए था। हेलो खटाओ, ये बात ये नहीं कि क्या होना चाहिए था। सवाल ये है कि क्या ये अपनी नौयत का पहला वाकया है या उससे पहले भी इस तरह की ज्यादतियों की खबरें लोकली मिलती रहती हैं इन कंपनियों की तरफ से? बिल्कुल इस तरह जो है वो ब्लॉक 1 में हरीश इंजीनियर का वाकया हुआ, उनको भी 10 लाख दे के जो है वो डेथ हो गया। हरीश इंजीनियर का क्या वाकया था? क्या वाकया हुआ? क्या वाकया था ये ब्लॉक 1 में इंजीनियर हरीश कुमार को वहां पे इलाज नहीं मुयसर हुआ, वहां पे डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, उसकी वहां पे डेथ हो गई। उसके वसाने जो है वो वहां पे पहुंचे हैं, उसको वहां पे निकाला है, उनको हार्ट अटैक हो गया, वो ब्लॉक 1 में ही जो है उनकी डेथ हो गई। इसी तरह काफी सारे मजदूर हैं, वो भी जो है इनके किस्म के वाकयात होते हैं, ये भी जो है छुपाने की कोशिश की गई। अब हम उस वजह से जो लोग हैं, मकामी लोग, वो कह रहे हैं कि भाई जो है वो मजदूरों को जब कोई चोरी की इनका उन पे इल्जाम था तो पुलिस को देना चाहिए था दाखिल करके। वहां पे टार्चर सेल में जो है वो उनको तशद्दुद करने के बाद जो है पुलिस के हवाले किया है, और जाहिर है उनकी एंग्रो की मैनेजमेंट को भी पता था, लेकिन ये सारी बातें रह गई, सिर्फ मुआवजे का ऐलान। अच्छा ये बताओ खटाओ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एफआईआर कोई दर्ज हुई है एंग्रो के गार्ड्स के खिलाफ, और अगर एफआईआर दर्ज हुई तो सिर्फ गार्ड्स के खिलाफ दर्ज हुई है या किसी और के खिलाफ भी? इसलिए कि गार्ड्स अपने तौर पे तो ये काम नहीं कर सकते ना। जी बिल्कुल वही बात है ना, तो सिर्फ जो सिक्योरिटी गार्ड है उन पे एफआईआर जो है दर्ज हुई है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें उन्होंने 2-3 बंदे जो है दूसरे उसमें शामिल किए, जिसमें एसएचओ इस्लामपुर भी शामिल है, जो रोजाना वो उनको टार्चर जब करते थे तो वो शाम को देखने आता था कि उनकी क्या कंडीशन है। तो इस किस्म की उस सूरत-हाल में बात यही है कि ये इस किस्म के अंदर जो मामलात होते हैं, और थर के लोगों को ख्वाब दिखाया गया कि थर का सोना, थर का कोयला जो है थर की किस्मत बदल देगा, ये वो सारी। अब जो है वहां पे ये टार्चर सेल बने हुए हैं, और जो ख्वाब दिखाए गए वो तो अपनी जगह पे, लेकिन उन गरीब मजदूरों को हक मिलना और उन अजीब मुबशर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं भी यही जानना चाह रहा था कि सिंध गवर्नमेंट उस वक्त तक खामोश रही जब तक जो है एहतजाज बहुत ज्यादा जो है फैल नहीं गया, पुलिस ने शेलिंग भी कर दी, तब तक टोटल खामोशी थी। उसके बाद जब लोगों को पकड़ा, उनको मारा और चीजें सामने आई, तो फिर सिंध हुकूमत ने, जाहिर है फिर बिलावल ने भी नोटिस लेना था, फिर जाहिर है सिंध के वज़रा भी सामने आने थे कि जनाब हम एक्शन लेंगे। लेकिन खटाव मल साहब, इस क्योंकि ज्वाइंट वेंचर है तो हुकूमत ने बिल्कुल दूसरी तरफ आंखें फेरे रखी टिल द टाइम के बिल्कुल आउट ऑफ हैंड चला गया मामला। जी देखें, ये मामूल की बातें इन्होंने जो है वो सीपैक के नाम पे, हालांकि ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का थरकोल ब्लॉक 2 में,
और वहां पे जो ब्लॉक 1 में सीपेक का प्रोजेक्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि है, वहां पे भी ऐसी हालत है कि जो उनके बराबर में गांव आते हैं उनको जो है वो इस तरह बंद कर दिया है। जो लोग परेशान हैं उनके सारी जो ज़रूरी ज़मीनें हैं उन पे जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत वो ज़मीनें छीन ली हैं और उनको बेरोजगार कर दिया है। उनको अभी तक मुआवजा भी जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था वो भी नहीं मिला है। लोग एहतियात कर रहे हैं। बिला के अंदर जो मजदूर ड्राइवर काम करते हैं वो अगर हक की बात टाइम की बात करते हैं तो उनको ड्यूटी से निकालते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको भी जो है वो नौकरी से खारिज कर देते हैं कि भाई आपकी अब नौकरी नहीं रही। तो ये सारे मामला जो है वो किसको देखने हैं? सिंध गवर्नमेंट को देखने हैं, वफाकी। और ये थरकोल प्रोजेक्ट का जो पहले ही ये शुरू से ये बात थी कि रोजगार का हक जो है थर के लोगों को मिलेगा, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि ब्लॉक 1 में जो शटिंग वाला मजदूर है, कॉन्ट्रैक्टर है, सब बाहर से जो है वो ले आते हैं। लोग मकामी लोगों को नहीं देते। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भी उनमें बाहर के लोग ले आते हैं और जो मैनेजमेंट के जो बड़े ऑफिसर हैं वो भी बाहर के लोग जो है आते हैं। तो जाहिर है वो क्यों गरीब लोगों का, क्यों जो मजदूर है मतलब कि खटाव साहब सॉरी, अब इस पर हम दोबारा भी इंशाल्लाह करेंगे। मुल्क की तकदीर शायद नहीं बदलेगी, डोडो भील साहब की तकदीर तो बदल गई, तब्दीली आ गई। डेवलपमेंट कह सकते हैं इसको, एक्सप्लॉयटेशन आप कह सकते हैं, मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें इसमें। हाँ, और ब्रेक भी ले सकते हैं, ब्रेक भी ले सकते हैं। वेलकम बैक। पिछले 5 दिनों में तालिबान ने तकरीबन 9 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है। लेटेस्ट पुल खुमरी, फैज़ाबाद और फरा है जो वेस्टर्न अफ़गानिस्तान में है। इसके साथ साथ जैसे ही वो कब्जा करते हैं तो बहुत सा असलहा, बहुत सी इक्विपमेंट, अस्करी इक्विपमेंट भी उनके हाथों में आ जाती है, क्योंकि जाहिर है कि जो अफगान फोर्सेस वहाँ से रिट्रीट कर रही हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो उनको डिस्पोज ऑफ करें या जो भी। जैसे कि ये हेलीकॉप्टर, ये है एक अटैक MI हाइंड हेलीकॉप्टर, अगर उसको आप स्क्रीन पर ले आए प्लीज़ जी। ये इस वक्त तालिबान के अब कब्जे में आ गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी जो टॉप वाली ब्लेड्स हैं वो अफगान फोर्सेस ने रिमूव कर दिया। अच्छा, अब इससे 2 चीज़ें बनती हैं कि एक तो आपके पास इतना वक्त नहीं था या आप में इतनी डिटर्मिनेशन नहीं थी कि इसको लेके आप वहाँ से उड़ के निकाल दें, लेकिन कम अज़ कम इसको सैबोटाज किया है। वो एक अलग बात है कि मैंने नहीं ख्याल कि तालिबान के पास इसको चलाने की इस वक्त कैपेबिलिटी होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही MI हाइंड हेलीकॉप्टर है जो मेरा ख्याल है 2019 में भारत ने तोहफे में दिया था टू द अफगान गवर्नमेंट। इसके साथ साथ जाहिर है कि एक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है अमेरिका की जानिब से जिसमें कहा जा रहा है, वसत करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 30 से 90 दिन का एस्टिमेट इन लोगों ने लगाया काबुल पे कब्जे का। हाँ, और मैं उनमें से था जिनका ख्याल था कि शायद ये बहुत ज़्यादा ही कम टाइम दे रहे हैं इन्हें, लेकिन जिस रफ्तार से पहले उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था, 6 महीने का दिया था, अब उसको कम कर दिया है। अच्छा, अब जाहिर है अगेन यूएस में यही बार बार सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि अब वो हेडलाइंस देख रहे हैं और जाहिर है कि कोई ये नहीं सोच रहा कि जी पिछले 20 सालों में क्या कर सकते थे जो आप अगले 2 सालों में कर लेंगे। तो अमेरिकन सदर जो से भी पूछा गया कि जी क्या कोई चांस है कि अमेरिका दोबारा एक ज़्यादा हायर लेवल पर इन्वॉल्व होगा अफगानिस्तान में? जवाब सुन लीजिए। We spent over $1 trillion over 20 years. We trained and equipped with modern equipment over 300,000 Afghan forces. And Afghan leaders have to come together. We lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. ये हैं अमेरिकन सदर जो उन्हें अपने लिए लड़ना होगा। आखिरी जो जुमला है वो ज़बरदस्त है, इसलिए कि आज ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वली मोहम्मद अहमद ज़ई को हटा के जनरल हिब्तुल्लाह अली ज़ई को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। सिर्फ 2 महीने अपने ओहदे पे
कायम रहे जनरल वली मोहम्मद। मज़ार शरीफ की जो 3rd कोर है उसके कमांडर को भी हटा दिया गया है, और अफ़गान वज़ीर ख़ज़ाना खालिद पाइंदा इस्तीफ़ा देने के बाद नामालूम मकाम पे चले गए हैं। तो ये हो रहा है। लेकिन मज़ार शरीफ का अशरफ गनी साहब ने दौरा किया है, वहाँ जो मैसूर फ़ौजी हैं और मलेशिया उनका हौसला बढ़ाने के लिए। अगला फॉल मज़ार शरीफ का है, इसलिए कि तालिबान सबब्स में खासे पहुँच गए हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि ख़तरा इस वक्त तमाम अफ़गान सिविलियंस को है, लेकिन खसूसी जो सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है इस वक्त टेंस हैं वो हैं जिन्होंने अमेरिकन फ़ौज और नेटो के साथ काम किया था, जैसे कि जो तर्जुमा करते थे, ड्राइवर्स थे, कुक्स थे। अच्छा, मैं भी द यूके की जो न्यूज़पेपर है द टाइम्स, उनकी डिफेंस एडिटर की ट्वीट पढ़ रहा था, और आपको पता है कि अमेरिका और पूरी मगरब ने वादा किया था कि जी नहीं, जो भी इंटरप्रेटर्स हैं उनको हम अफ़गानिस्तान से बाहर निकालकर अपने मुल्कों में सेटल करेंगे। उनकी आज मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि एक इंटरप्रेटर था जिसको बाकायदा दिन दिया गया था कि सर आपने इस तारीख को यूके फ्लाई करना है, और उस पूरी अपनी फैमिली को उसने तैयार किया, नए कपड़े ख़रीदे बच्चों के लिए, नए जूते ख़रीदे, और आखिरी दिन पर यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको कहती है कि जी आपका नाम हमने लिस्ट से हटा दिया। तो ये सलूक कर रहे हैं। लेकिन वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने नए कवानीन बनाए हैं स्पेशल वीज़ा जारी करने के, उन्होंने अब ये कहा है कि भाईजान जिसने भी हमारे साथ काम किया है ना, वो अफ़गानिस्तान से अपने खर्चे पे निकल के 3rd कंट्री पहुँचे, टर्की वगैरह कहीं भी पहुँचे, फिर वहाँ अपने खर्चे पे क़याम करे, और फिर हम उसकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो 12 से 18 महीने लगेंगे यार। कम से कम ज़्यादा जल्दी मत करो। हाँ, इतनी देर तो आप सर्वाइव कर लेंगे। और ये तकरीबन 20,000 लोग हैं। 20,000 लोग हैं। अच्छा, तुर्की का आपने जिक्र किया कि उसने कहा था कि जी बिल्कुल जैसे तुर्की। तो तुर्की के जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं, जो तर्जुमान है एक तरह से सदर एर्दोआन के, उसने कहा कि जी हम आपका वेटिंग रूम नहीं है, हाँ ये कोई लाउंज नहीं हमने बनाया हुआ, ये हमारा मुल्क है कि आप हज़ारों लोगों को यहाँ भेजें और फिर आप अप्रूव करते हैं या नहीं करते। और यूरोपीय यूनियन भी, अच्छा वेस्ट जिसका हमेशा होता है ना, यूरोपियन यूनियन, द वर्ल्ड डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, 6 मुल्कों ने ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस और नेदरलैंड्स, और मुबशर मुझे पता है आपके पास इसमें अपडेटेड लिस्ट है, उन्होंने ना सिर्फ वो मजीद रेफ्यूजीज नहीं रखना चाह रहे, लेकिन जो उनके पास हैं अफगान पनागज़ीन, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि नहीं जी हम इनको वापस अफगानिस्तान। उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। दो मुल्क जो हैं जर्मनी और नेदरलैंड्स, उन्होंने अनाउंस किया है कि नहीं जनाब, हम फिलहाल ये अपना जो डिसीजन है वापस भेजने का, उसको टेम्परेरीली हम होल्ड पे रख रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इससे। लेकिन मजे की बात, अभी मैं 2 हफ्ते पहले ही खबर आई थी BBC उर्दू के ऊपर, जिसमें जो एक फैमिली पहुंची थी, मुतरज्जिम थे अफगान और वो अमरीकी फोर्सेस के साथ, उन्होंने अपनी कहानी लिखी और उन्होंने लिखा कि मैं अमेरिका पहुंचा और हमें लेके थे वहाँ, उनको कह रहे हैं कि बिल्कुल ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और सीधा ले जाकर के एक जो रेफ्यूजी सेंटर है उसमें उछेड़ दिया गया और उसके बाद भूल गए, कोई उनसे किसी का राब्ता नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली ने कहा कि जनाब इससे बेहतर तो हम अफगानिस्तान में थे, आप जो हमें अमेरिका ले आए हैं। अच्छा, उस शख्स का नाम जाहिर है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जाहिर नहीं किया गया, क्योंकि अगर नाम जाहिर कंसर्न हो जाएंगे, तो वो कहने लगा कि फिर मैं अपने ओन पे निकला और जो वहाँ पे मेरे जिसके साथ मैं एंगेज कर रहा था मिलिट्री ऑफिसर, उसको मैंने फोन किया कि यार भाई तुम ही मेरी कोई मदद कर दो। तो फिर कह रहे कि उसने उसे बुलाया कि अच्छा तुम आओ तो मैं कुछ करता हूँ, और फिर उसने उसके लिए कोई बंदोबस्त किया। लेकिन लुबे लुबाब यही है कि वो बुला जरूर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उनके लिए उतना ही अनसर्टन फ्यूचर है जितना शायद अफगानिस्तान में। जाहिर है उनकी लाइफ तो थ्रेट है, वहाँ लाइफ तो थ्रेट नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर अनसर्टन उनके लिए वहाँ पर अनसर्टन फ्यूचर। पता है मुझे एक चीज़ याद आ रही है यहाँ से मुबशर और वसत, हमारे जो थे रम्सफेल्ड, डोनाल्ड रम्सफेल्ड भाई, अब लोग बहुत तनकीद करते हैं, उसने एक बात की थी, अब मैं ख्याल है शायद उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ ये वॉर ऑन टेरर के दौरान, और उज़्बेकिस्तान के सदर, शायद मैं मुल्क मुझे सही तरह याद नहीं है, ने उससे पूछा कि जी मुझे बताएं कि अमेरिका के साथ अलायंस का क्या मतलब होता है।
तो रम्सफेल्ड ने बड़ा ऑनेस्टली बोला, उसने कहा कि ऐसे है कि जैसे आप एक हिपोपोटामस बसपोदर के साथ बिस्तर में लेट जाते हैं, दरियाई घोड़े के साथ बिस्तर में लेट जाते हैं, और पहले तो बड़ा वार्म और कडली होता है, लेकिन बीच रात वो आपके ऊपर आके लेट जाएगा, तो पता भी नहीं होगा कि मेरे नीचे कोई बंदा है। ठीक, दिस वाज डोनाल्ड रम्सफेल्ड। मेरा ख्याल है ऐसा ही हो रहा है। और पैसा दिया, अनअकाउंटेड फॉर रहा, लेकिन अब निकल गए हैं तो अब कह रहे हैं कि जनाब जी, नहीं, आप वियतनामी ने भी, इन्होंने साउथ वियतनामियों के साथ यही किया था, ईरानियों के साथ भी यही किया, एंडलेस लिस्ट है। फिलहाल आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।